स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, माता की। हम लोग सभी खड़े होकर के तालियों से बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। माननीय योगी जी, माननीय योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान लें। जैसा कि अभी माननीय अनूप जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं और एक राष्ट्र एक जो हमारा चुनाव की बात हो रही थी उस पर एक चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम की अब विधिवत शुरुआत करेंगे। आज हमें बहुत ही हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश से लगभग देखा जाए तो काफी जनपदों से जो हमारे स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि आज माननीय योगी जी को, माननीय कलराज जी को सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और ये कहते हुए मुझे लग रहा है कि लगभग जो हम लोगों का लक्ष्य था कि 2000 स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित होंगे, लेकिन जो अभी हम देख रहे थे इससे ज्यादा बाहर लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वयंसेवी संगठन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से हम माननीय योगी जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए कहना चाहते हैं। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। इसी के साथ हम लोगों के बीच में भारत सरकार में मंत्री रहे, राज्यपाल रहे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों के बीच में आए हुए हैं आदरणीय कलराज जी। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोगों के बीच में जब मैं राजनीति की शुरुआत किया था युवा मोर्चा में और जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काफी सीखा, ऐसे माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे और देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। हम लोगों के बीच में मैंने उनसे आग्रह किया था कल कि आप आएंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा। आप हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में राघवेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व महाधिवक्ता, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, अवनीश सिंह जी MLC हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, चच्चू हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। सबसे पहले जो है हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय योगी जी महाराज जी का, जिनके बारे में हमें लगता है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं। मैं भी 2 दिन पहले दिल्ली गया हुआ था, तो हरियाणा के कुछ लोग आए थे, मैंने उनसे चर्चा किया कि हम लोगों का एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के एक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होने वाला है, माननीय योगी जी महाराज उसमें इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी प्रतिवाद करना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, आप तो हरियाणा के हो, आप यहाँ पे क्यों आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इतनी लोकप्रियता आपकी है। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो बहुत छोटा कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग बना रहे थे। पहले कार्यक्रम ये फरवरी में होने वाला था, तो हम लोगों ने गूगल लिंक के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे कोर कमेटी की जो मेंबर थे, जो सामाजिक संगठन के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, ऐसे 30-40 लोग, उनके माध्यम से हम लोगों ने इस मैसेज को सर्कुलेट कराया और 3 दिन के अंदर लगभग 3000 संस्थाओं ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया। कल हमारे भाजपा की जो IT टीम है, IT टीम ने उन लोगों से जब बातचीत किया और उन्होंने कहा कि आप अकेले आना चाहते हैं कि और लोगों के साथ आएंगे, वो संख्या 25,000 निकल करके आई कि 25,000 लोगों के साथ हम इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर बाद में उनको मना किया गया कि नहीं, इसमें जो हमारे प्रमुख जो लोग हैं, जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, उनको ही इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि आपकी कितनी लोकप्रियता है। और विशेष तौर से हम सभी, खास तौर से मुझे लगता है कि जो स्वयंसेवी संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, जो स्वयंसेवी संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम में मैक्सिमम सहभागिता तरीके से प्रचार प्रसार के रूप में आपकी है, तो मैं आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं द्वीप प्रजनन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय
पूर्व राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्रा जी को अनिल जी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुष्प भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कलराज जी करेंगे, माननीय अनूप जी करेंगे। साथ ही दीप प्रज्वलन जो है, जय भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय अनूप जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय कलराज जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा, भारत माता की। अब हम लोग इस वंदे मातरम के लिए जो हमारे जो टीम के सदस्य हैं, मीनू सिंह जी, रजनी जी आए और हम लोग वंदे मातरम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से
हमें पता है कि हम बहुत ही उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अपने बीच में पा करके, और मुझे ये भी पता है कि लगभग 12 बजे से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं आपको सुनने और देखने के लिए जो है। इसी के साथ आगे हम लोगों का स्वागत का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोगों ने नेशनल अलायंस फॉर स्वच्छ भारत का गठन 2014 में माननीय मृदुला जी जो गोवा की गवर्नर थी उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि हम स्वागत फलों से करेंगे, फूलों से नहीं करेंगे। तो इसी के क्रम में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने के लिए हमारे जो एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक हैं और गेल के डायरेक्टर हैं आदरणीय संजय कश्यप जी से मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फलों से स्वागत करेंगे। फलों से स्वागत करने की जो बात हम कर रहे थे कि इसमें यह था कि दो फल मृदुला जी कहते थे कि भाई 2 फल हमारे जो है हम लेके जो गेस्ट है उनको देंगे और सारे जो फल है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं पुनः संजय जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पटका पहना करके और फलों से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आदरणीय संजय कश्यप जी। हमारे बीच में कल्लाज मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय कल्लाज जी जो गोवा के गवर्नर हैं और जिस जनपद का मैं रहने वाला हूं वहां से आप सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, आपका काफ़ी आशीर्वाद हम लोगों का मिलता रहा है। तो मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि आपको अपने बीच में पा करके। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में अवनीश त्रिपाठी जी हैं जो पूरे भारत में संस्थाओं के बीच में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अवनीश जी माननीय कल्लाज जी का फलों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अवनीश जी, हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में जो अभिषेक कौशिक जी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के कैंपेन के एक सदस्य भी हैं, वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। बीरेन तिवारी जी हैं, मैं इन सबका जो है पटका पहना करके और फलों से अवनीश जी स्वागत करते हुए माननीय कल्लाज जी का। अब समय आ गया है जिसको सुनने के लिए हम लोग काफी दिनों से व्याकुल हैं, और मेरी इच्छा भी थी। मैं अनूप जी से जब बात हो रहा था कि कार्यक्रम कैसे कराया जाए तो मैंने आग्रह किया अनूप जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं कई सालों से मेरी इच्छा थी। इसके पहले हम लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में हम कार्यक्रम करना चाहते थे। मेरी स्वयं की इच्छा थी और जो स्वयंसेवी संगठन के जो सदस्य हैं उनकी भी इच्छा थी कि एक बार यदि हम लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हम लोगों का हौसला अफजाई होगा, हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा। तो आज हम लोगों के बीच में निश्चित रूप से मैं पुनः इसको कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है, जिनकी लोकप्रियता और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसपे आपने एक कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है, तो हम लोगों के बीच में है। उनके लिए मैं हमारी जो है एक कविता है कि न भाषा भाव शैली है न कविता सार गर्भित है, न भाषा भाव शैली है न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। हम लोगों की स्वयंसेवी संगठन के जो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ये अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ हम समय में आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर के हम लोगों को उद्बोधन करने का कष्ट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मैं चाहूंगा पुनः जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम लोग करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में राजनीतिक स्थिरता और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस विजन
को साकार रूप प्रदान करने के लिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एक ऐसे समाजसेवी, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिनका पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना के लिए समर्पित रहा है, पूर्व राज्यपाल। और मुझे लगता है कि इस समारोह में उपस्थित जितने भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, वरिष्ठ जन आए हैं, उन सबके चिर परिचित चेहरे परम सम्मानीय श्री कल्लाज मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक, प्रदेश के सह संयोजक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री संदीप शाही जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार जी और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश के व्यापक हित को ध्यान में रख करके इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, उसकी महत्ता जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुनाव और जनता के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है और यह अधिकार उसके लिए लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भी है। यह लोकतंत्र की शोभा भी है, लोकतंत्र का सुदृढ़ होना इस देश से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जब चुनाव हर 6 महीने और हर वर्ष में होने लग जाएंगे तो उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वह आकर्षण गायब हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसकी कार्य क्षमता थोड़ा कमजोर हुई है, थोड़ा डोज देकर के उसको मजबूत तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस डोज को लेकर के चाहेगा कि मैं और भी स्वस्थ होना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र में भी बार बार चुनाव यह जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है, देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अस्थिरता कभी भी उस देश की संप्रभुता संपन्न और विकसित देश के रूप में उसकी परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकता। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता सिवाय के राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, क्योंकि कोई स्थिर सरकार जब दे रहा है तो विकास की एक नई रोड मैप के साथ उसको तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है। वह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकता है, नीतियां बना करके समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज के प्रत्येक तबके के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए उसके पास आवश्यक समर्थन का अभाव होगा। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है? उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में अगर एक स्थिर सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश को हम आज देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही थी। जब ये देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश देश की
सातवीं अर्थव्यवस्था रह गया। अस्थिरता का आलम यह था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब कौन सरकार पलट जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। कब कौन पलटी मार जाए, यह भी भरोसा नहीं था। और हर जनपद में एक बड़ा माफिया पैदा करके उसको वहां पर लूट खसोट करने, अराजकता पैदा करने, गुंडागर्दी करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज पनपा है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। और उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था वही देश के साथ भी हुआ था। 2014 के पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। दुनिया के अंदर विश्वास का संकट, देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट। और यह लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने भारत अपनी पहचान बना रहा है और देश के सामने उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान। आज भारत दुनिया की जो देश 1947 से लेकर 2014 तक दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, मात्र 10 वर्ष में वह भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2 वर्ष में वह दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश जो 7वीं अर्थव्यवस्था था, वह आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा विकास दर के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया है। देखिए, राजनीतिक स्थिरता, अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी नहीं होता और माफिया मुक्त भी नहीं होता। यह तब संभव हुआ है जब एक स्थिरता के दौर से हम लोग गुजरे हैं, और उस स्थिरता के कारण यद्यपि हमें भी समय समय पे इलेक्शन का सामना करना पड़ा। हर वर्ष कोई एक नया इलेक्शन आता है, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी नगर निकाय का, कभी पंचायतों का, कभी एमएलसी का, और कभी कोई अन्य बाई इलेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। ये लगातार आते हैं, और इन सभी, क्योंकि जब भी एक इलेक्शन होता है, खासतौर पर जब जनरल इलेक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, विधानसभा, लोकसभा के, पंचायतों के,
या नगर निकायों के बड़े पैमाने पर जब एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग लागू कर देता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए तो भारत निर्वाचन आयोग लगाता है, नगर निकाय और पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। और अधिसूचना जारी होता है तो मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। विकास के कार्य जहां के तहां ठप पड़े रह जाते हैं। कोई सरकारी दौरे नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण उस समय ना के बराबर रहता है। इलेक्शन कमीशन उस समय प्रशासन को अपने अनुसार इलेक्शन की ड्यूटी को संचालित करने के लिए लगाता है। अब अनुमान करिए कि जो राज्य या जो देश हर एक वर्ष में इलेक्शन का सामना करता होगा और एक वर्ष में 3 महीने इलेक्शन में उसके खर्च हो जाते होंगे। 3 महीने इलेक्शन में खर्च हो गए, 2 महीने पर्व और त्योहारों में खर्च हो गए। बाकी कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी अन्य कारणों से कोई आपदा के कारण बाधित हुआ, 1 महीना हो गया, तो उसके पास कार्य करने के लिए 6 महीने भी नहीं बचेंगे। क्या उन 6 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हुआ हो। पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 में होता है। लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए। कमोवेश ये इलेक्शन एक साथ 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से फिर 1967, ये एक साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस में कूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया और फिर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारों को भंग करना, कहीं इलेक्शन कराना, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू करना, और उस दौर के साथ देश गुजरता आगे बढ़ता गया। 1980 के दशक में भी मुद्दा उठा था कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था, वो चीजें आगे नहीं चल पाई। और आज सरदार अटल जी के ही उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति सरदार रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपनी सिफारिशें देश को की है। व्यापक जन जागरण के माध्यम से लोगों की चेतना को जागरूक करना, क्योंकि वोटिंग तो जनता जनार्दन को करना है। लोकतंत्र आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोकतंत्र के प्रति लोगों की यह श्रद्धा का भाव बना रहे,
देश में एक स्थिर सरकार आए, 5 वर्ष का उसका टेन्योर हो, काम करने का एक पूरा अवसर उसे प्राप्त हो, और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त को पूरी तरह लगाम लगाया जा सके, इस दृष्टि से जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो अब उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित होना एक सराहनीय प्रयास है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर वर्तमान में अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण है, उड़ीसा उसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण है, और वो इस सिक्किम भी उसी तर्ज पर आगे है। अन्य राज्यों के लिए भी इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना, लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न करना है। इन्हीं भावों के साथ जनता जनार्दन के सुझावों को देश की राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से इस पे व्यापक चर्चा संसद में होगी, विधानमंडलों में होगी, और उस भाव के साथ उन अमूल्य सुझावों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा कहां पे बनाया जा सकता है। समिति ने इसके लिए अलग अलग फोरम के साथ चर्चा की, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, और उन सभी सुझावों को लेकर के आज जब देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तब हम लोग भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज यहां पे खड़े हैं कि इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जब आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभी से तय होगा, एक रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होने के बाद यह तय होगा कि कैसे 2034 तक आते आते, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधान मंडलों के विधानसभाओं के किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सबको भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी से लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार के इलेक्शन में आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, अगर जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5% का, यानी 3-3.5 लाख करोड़ से लेकर के 4-4.5 लाख करोड़ तक का एक अतिरिक्त बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप सोचिए, इतना पैसा बहुत सारे राज्यों की वार्षिक बजट भी नहीं है। यह पैसा जो केवल इलेक्शन पे खर्च हो रहा है या जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, ये 3.5 से लेकर के 4.5 लाख करोड़ की धनराशि जो चुनाव पे खर्च होता है या जिसके कारण विकास बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अगर यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहे, विकास के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इस पैसे का उपयोग विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है। अस्थिरता का दौर समाप्त होगा। मध्यावधि जो चुनाव होते हैं उनके शेड्यूल तय हो जाएंगे। कोई भी मध्यावधि चुनाव अब बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा।
यह भी तय हो सकता है कि अगर मध्यावधि चुनाव और जनरल इलेक्शन के बीच में बहुत कम समय है, जैसे कि आज के दिन पे होता है कि 1 वर्ष से कम का समय होता है, तो वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होता। अब जनरल इलेक्शन के साथ ही वहां पर कोई एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन के साथ ही चुनाव होते हैं, ऐसे ही कोई ना कोई बात उसके साथ जुड़ेगी और उन बातों के साथ जनता जनार्दन के क्या सुझाव होंगे, अलग अलग पक्षों के क्या सुझाव और आते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के फोरम के माध्यम से जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, इस देश की आवश्यकता है। याद रखना, इन मुद्दों पर वे लोग प्रखरता के साथ सामने आ सकते हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए स्वयं का स्वार्थ ही प्रथम भाव रखता है। उन लोगों के लिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, उन लोगों के लिए इसका एक मायने है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस मुद्दे का समर्थन करेगा, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि बार बार इलेक्शन से उसका विकास बाधित हो, बार बार इलेक्शन से लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो और स्थिरता का दौर गुजरे, फिर से वापस आए। इस प्रकार का कोई नहीं चाहता। और इसी भाव के साथ यह कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर वर्तमान में जिस प्रकार का वातावरण बना है, आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं, लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और यह विश्वास नहीं तो क्या, आपने अभी हाल ही में इसी वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को देखा है। कुंभ के आयोजन हजारों वर्षों की हमारी विरासत का प्रतीक है। हजारों वर्षों से आयोजन होते रहे, लेकिन कैसा बना दिया था उस आयोजन को? पिछली सरकारों के लिए आयोजन कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उनका एजेंडा ही कुछ और था। ये आयोजनों के पीछे उनको इन आयोजनों को बहुत संकीर्ण दायरे में रख करके उन्होंने कैद करने का प्रयास किया था और इसलिए कोई सुविधा नहीं देते थे। वहां पे स्वच्छता का वातावरण हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो, इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं हो, उन्हें हम आयोजन के बारे में सही तरीके से बता सकें और इसे विरासत के साथ जोड़ करके भारत गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सकें, ये कभी प्रयास नहीं हुआ। अगर उन्होंने अपने एजेंडा का हिस्सा बना करके इसको इस रूप में प्रस्तुत किया होता तो संभवतः 2007 में भी और 2013 में भी कुंभ का आयोजन इसी भव्यता के साथ हमें देखने को मिलते जैसे 2019 में और 2025 में हम सबको देखने को मिला है। आप कल्पना करिए, 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था और प्रयागराज कुंभ में उस समय कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कुंभ में अव्यवस्था और गंदगी का आलम यह था कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, गंदगी देख करके बड़ी निराशाजनक ढंग से उन्होंने टिप्पणी की, क्या यही गंगा है, और दूर से ही प्रणाम करके चले गए। और 2019 में भी और 2025 में भी आपने देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के साथ देश और दुनिया का कोई भी ऐसा भारतीय नहीं रहा होगा जो प्रत्यक्ष रूप से भी
प्रयागराज में आया है और जो नहीं आ पाया अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भावनाएं प्रयागराज के साथ जुड़ी हुई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों का प्रयागराज की धरती पर आना, यह लोकतंत्र का ही सबसे बड़ा एक प्रकार का महोत्सव जैसा आयोजन हो गया, जिसके प्रति आम जन का भाव इस कदर जुड़ा कि जो आया वो अभिभूत होकर के गया, जो नहीं आ पाया उसके सामने पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और यह तब हुआ जब हम लोगों ने, भारतवासियों ने इसको अपनी विरासत के साथ जोड़ा। हर भारतवासी ने कहा कि नहीं, आयोजन अच्छा है, हमारा है। विपक्षी जितना दुष्प्रचार करते थे, पब्लिक उतना ही रिएक्ट करके प्रयागराज पहुंचती थी, उतनी ही प्रतिक्रिया में प्रयागराज पहुंचते थे कि अब तो मुझे जाना ही जाना है, चाहे कितनी भी असुविधा क्यों न हो। और वहां पर जब भी वह त्रिवेणी में डुबकी लगाता था तो वह अभिभूत होकर के दो शब्द अच्छे कह करके, हम देखते थे, बहुत बार मैं देखता था, लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, कर्नाटक से, केरल से, अरुणाचल से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, और बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे थे जो यूट्यूबर, जो विरोध करने के लिए वहां उतरे थे। लेकिन वो जब पूछते थे उन लोगों से कि देखिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, आप कहां से आए, वो कहते थे तमिलनाडु से या कर्नाटक से या केरल से या जिस भी राज्य से था, वो बोलता था मैं वहां से आया हूं, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। वो कहते कोई बात नहीं, हम तो त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए। और कहते थे देखो सरकार को व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, और कहते थे नहीं नहीं, हम त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए हैं। वो कहते, फिर यूट्यूबर कहता था देखो तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है, तो उसका जवाब होता था कि पुण्य मुझे प्राप्त करना है, ये मेरी साधना है, तुम्हें परेशानी क्यों? साधना मैं कर रहा हूं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे जब डुबकी मुझे लगाना है तो साधना भी मुझे करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं उसी साधना का हिस्सा बनकर के एक साधक के रूप में मां गंगा के पास जा रहा हूं, मां त्रिवेणी के पास जा रहा हूं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पे व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अलग अलग पक्षों को लेकर के। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा, और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे, और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में, और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। मैं आज के इस आयोजन के लिए श्री संदीप शाही जी को, श्री अनूप गुप्ता जी को
और इस आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय कल्लाद जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने बहुत यशस्वी उद्बोधन और जो स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से जो भी बात हो रही थी कि आने वाले दिनों में काफी इसका दुष्प्रचार होगा, तो उसको लेकर के हमें क्या करना है। और मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि यहां से जाने के बाद से ये गोष्ठी के रूप में ये कार्यक्रम का समापन न हो जाए, और लगभग 55 से अधिक संस्थाओं के द्वारा आगामी एक कार्य योजना बना के दी गई है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके लिए मैं माननीय अनिल गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से जो कार्य योजना आई है उसके बारे में 2 शब्द बताने का कष्ट करें। माननीय अनिल जी। उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेकर के अनेक स्वयंसेवी संगठनों को जब यह पता लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन आज इस कार्यक्रम में मिलने वाला है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ उपस्थित लगभग 57 ऐसे संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, जिन्होंने अपने संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा 12 अप्रैल से शुरू करके और लगभग 11 मई 14 मई ऐसे लगभग तिथि तक 57 कार्यक्रम आज यहां पर अपने तरफ से दे करके उन्होंने, और इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की इस पूरी भावना को अपना समर्थन व्यक्त किया है। वो अपने संस्थान के द्वारा कहीं पर भाषण प्रतियोगिता, कहीं पर परिचर्चा, कहीं पर लेख प्रतियोगिता, अनेक प्रकार के अपने संस्थान के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन आज से प्रेरणा लेकर के शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे सभी संस्थानों को जिन्होंने अपना लिख करके कार्यक्रम हमें दिया है, मैं उन सभी संस्थानों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के संदर्भ में अपेक्षा की गई है कि आपके द्वारा आपका कार्यक्रम करके, अपने संस्थान की बैठक करके और संस्थान की ओर से एक प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति जी को आपके द्वारा भेजा जाए और उसकी एक प्रति हम सभी लोगों को भी उपलब्ध करा दी जाए कि जो प्रस्ताव आपके द्वारा इसके समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया है। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। यह संकल्प जो आज आपने यहाँ लिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर, लेकिन निश्चित रूप से जिनका अध्यक्षीय भाषण होने वाला है, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत वो भाषण होने वाला है। माननीय कल्लाद जी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के, बहुत सारे संगठनों का निर्माण किए हुए हैं और राष्ट्र हित में इनका बहुत ही दीर्घकालीन योगदान रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में इन्हें बाधा नहीं बनते हुए सीधे मैं माननीय कल्लाद जी को, जो पूर्व राज्यपाल हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोगों को अध्यक्षीय उद्घोषण देने का कष्ट करें। माननीय कल्लाद जी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामना व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में
मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के यशस्वी और गतिशील व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने अपने प्रशासनिक और प्रबंधन की क्षमता का परिचय पूरे विश्व को प्रदान किया है, महाकुंभ जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और श्रद्धेय हमारे गोरखनाथ मठ के मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजित एक राष्ट्र एक चुनाव के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अनूप गुप्ता जी, यहाँ जिन्होंने यहाँ का संयोजन किया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से अनेक विविध प्रयास किया है, ऐसे संदीप शाही जी, हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पहली पंक्ति में बैठे हैं, हमारे श्यामनंदन जी, हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं हम लोगों के समय के, पूर्व महाधिवक्ता आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, हमारे विधान परिषद सदस्य जी, हमारे विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय महेंद्र जी, और मेरे बड़े अत्यधिक प्रिय और मेरे साथ रहने वाले वरिष्ठ पार्टी के नेता श्री वीरेंद्र तिवारी जी, यहाँ अनिता जी बैठी हुई हैं, सभी लोग बैठे हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ जन और यहाँ आए हुए विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण, सभी बहनें, आए हुए सम्मानित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका नारा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इसके लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया है, उन्होंने प्रभावी तौर पर नारा देकर उसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया, और उसी का परिणाम है कि इसके लिए एक निश्चित रूप से पूर्व राष्ट्रपति के संयोजकत्व में एक कमेटी बनी, जिसमें सभी प्रमुख दल के प्रतिनिधि सदस्य थे। हमारे बड़े वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, और उसके साथ साथ और कुछ लोग सदस्य मनोनीत हुए, ताकि इस कमेटी के माध्यम से वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में सभी वरिष्ठ जनों से, अनुभवी लोगों से, विद्वताओं से, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे प्रमुख लोगों से, सामान्य जन से परामर्श करके इसको कैसे धरती पर उतारा जाए, उसके लिए कमेटी बनी। ये प्रधानमंत्री के दूरदर्शी व्यक्तित्व, दूरदर्शी चिंतन का परिणाम था, जब तक कि कुछ लोगों ने विरोध किया, जिनका धर्म इस समय केवल विरोध करना ही है, भले ही वो अच्छा काम हो तो भी विरोध करेंगे। और आप जानकर स्वयं आश्चर्यचकित होंगे और इस कमेटी के सदस्य अखिल भारतीय राष्ट्रीय दल के व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में उनको सदस्य बनाया, उन्होंने कहा हम त्यागपत्र देते हैं। अरे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के दिशा में और देश को 2047 तक जो विकसित भारत की कल्पना की गई है, उसको साकार करने के लिए यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। इसमें तो सबको सहभागी होकर सहयोग प्रदान करना चाहिए।
लेकिन नहीं किया उन्होंने, विरोध किया। लेकिन आपको जब बड़ी प्रसन्नता होगी, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके नेतृत्व में कमेटी ने काफी लोगों से विचार विमर्श किया। हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से, सैकड़ों न्यायाधीशों से, अधिवक्ताओं से, सामाजिक संगठनों से, और सबसे मजेदार बात कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से 50 से अधिक ऐसे लोगों से परामर्श करके एक प्रारूप तैयार किया। और प्रारूप के अंतर्गत ये बात सुनिश्चित की गई कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए बहुत आवश्यक है, सबके मन के अंदर राष्ट्र भाव को जागृत करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे होना चाहिए। हमारी संवैधानिक व्यवस्था रही, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र भारत का उसे संचालित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया में सभी देश हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आदर्श मान करके चलते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान ने भी, संविधान के निर्माताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा कि जितने भी सारी चीजें होंगी वो इस दिशा में संचालित होंगी जिसके आधार पर भारत के अंदर विविधता जरूर है, लेकिन विविधता में भी राष्ट्रीय एकता का साक्षात दर्शन हो, यह संविधान का निर्माताओं ने उसका प्रारूप तैयार किया था। और उसी प्रारूप के अंतर्गत हमारी शासन प्रणाली कैसे चलेगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, लोकोपकारी जन कल्याणकारी कार्य किस तरीके से मूर्त रूप प्रदान करेंगे, इसलिए कौन सी व्यवस्था की जाए, आम आदमी महसूस कर सके ये मेरी सरकार है, इसकी अनुभूति कैसे कराई जाए। तो उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जिसके माध्यम से केंद्र में भी और प्रदेश में भी आम जन की सरकार है, इसकी अनुभूति हो सके, इसलिए सुनिश्चित किया गया कि हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। और इसलिए सन 52 से लेकर लगातार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होने शुरू हुए। 60 के अंदर, मुझे 1960 के मुझे पता है, 60 में भी, 61 में भी, 62 में भी कुछ अलग अलग राज्य बने। अलग अलग राज्यों के भी चुनाव की गतिविधि कुछ हो सकती है, लेकिन 5 वर्ष तक के चुनाव लोकसभा विधानसभा का सन 67 तक चला है। लेकिन सन 67 में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। कांग्रेस शासनारूढ़ दल था, कई प्रदेशों में सम्मिलित सरकारें बन गई, लोकसभा में भी कमजोरी उनकी प्रतीत हुई। और उसे कांग्रेस को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ होना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री का भी बदलाव था, श्रीमती इंदिरा गांधी आई, और आपको पता होगा कि जो सन 72 में चुनाव होने वाला था उन्होंने सन 71 में कर दिया। पहला उन्होंने बहुत जबरदस्त संविधान के साथ छेड़खानी की, संविधान को विकृत करने का प्रयास किया। सन 72 में चुनाव होने वाला था, सन 71 में चुनाव कराया। और उस बाद किस ढंग से भ्रष्टाचार का स्वरूप आया, चुनाव के अंदर जिस ढंग से भ्रष्टाचारण किया था, उस भ्रष्टाचारण के परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए, अपराधी पाए गई, सत्ता से वंचित हो गई, आपातकाल लग गया। एक बड़ा विचित्र इसकी कहानी अलग है। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, एक चुनाव विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो साथ साथ होने वाला था उसको उन्होंने खंडित कर दिया।
मित्रों, एक प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन फिर लोगों को अनुभव हुआ, चुनाव आयोग को लगा ये तो ठीक नहीं है। अलग विधानसभा का चुनाव हो, अलग लोकसभा का चुनाव, ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए ये स्वायत्त शासी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इसलिए उन्होंने निष्पक्षता के साथ सन 83 में अपनी बैठक की और बैठक के अंतर्गत उनको लगा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा का। और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल था, जबकि हम एक विरोधी दल के रूप में थे, लेकिन बहुत सशक्त नहीं थे सदन के अंदर और विधानसभा के अंदर भी। तो भी सन 84 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह तय किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको लगा कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, विकास को गति प्रदान करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए देश के अंदर फिर से एक चुनाव होना आवश्यक है। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होना ही चाहिए। और घोषणा पत्र में लिखा, उस दिशा में प्रयास भी किया गया है, लेकिन सरकार दूसरी थी, वो प्रयास असफल रहा। लेकिन बाद में एक प्रक्रिया चलती रही। सन 99 में विधि आयोग ने, जिसके सचिव वीपी संजीव रेड्डी थे, उन्होंने सिफारिश की कि देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव यह आवश्यक है, लेकिन वो मूर्त रूप धारण नहीं कर सका। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी ने, दोनों ने तय किया उत्तर प्रदेश को अगर विकसित प्रदेश बनाना है तो चुनाव की स्थिरता आवश्यक है, सरकार की और शासन की स्थिरता आवश्यक है, नीति निर्धारण करने के लिए अवसर उपलब्ध प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए नियत समय पर चुनाव होना बहुत जरूरी है। विधानसभा का भी होना चाहिए और लोकसभा का भी होना चाहिए। और इसे प्रधानमंत्री ने कहा 2047 में भारत विकसित भारत होगा। विकसित भारत होने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बाद खर्चे के बारे में आदरणीय श्री योगी जी ने बताया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, नहीं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भयंकर तरीके से खर्चे होते हैं। अगर सन 19 के चुनाव के खर्चे को देखें और सन 24 के चुनाव के खर्चे को देखें, सन 24 में 1,35,000 करोड़ खर्च हुआ और 2019 में 55,000 से लेकर 60,000 करोड़ के बीच में खर्च हुआ। इतना खर्च आगे बढ़ता जा रहा है। बताया जाए 4 से लेकर 7 लाख करोड़ तक चुनाव के अंदर खर्च होते हैं। यह स्वास्थ्य और शिक्षा का 50% से ज्यादा है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए उसे 50% ज्यादा है। तय किया कि नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और सन 15 में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में, उसने भी सिफारिश की कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में होना चाहिए, तभी विकास की प्रक्रिया तेज हो सकती है। और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने इसके पहले ही एक घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हम लेकर चलेंगे। चुनाव के माध्यम से एक निश्चितता का वातावरण का निर्माण करेंगे,
तो नीतियों के दृष्टि से भी हम सही निर्णय ले सकेंगे और विकास को भी हम सही दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। और इसलिए इस बात पर लगातार और जोर देते रहे, उस दिशा में काम करते रहे, और परिणाम यह हुआ है कि आपने देखा दो चीज आज हमारे सामने मूर्त रूप धारण करती जा रही है। लोग विरोध कर रहे हैं, संविधान की बात करके विरोध कर रहे हैं। एक रात एक चुनाव। मुझे आश्चर्य होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ये कहते हैं कि ये तो संविधान का विरोध है। अरे संविधान ने ही तय किया है, एक रात एक चुनाव की घोषणा संविधान ने की है, तो संविधान का विरोध कहां हो रहा है? अरे संविधान का विरोध तो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग संविधान का विरोध कर रहे हो। 370 धारा समाप्त हो गई। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो अस्थायी धारा थी। राष्ट्रीय एकता को छूट रखने के लिए 370 धारा का समाप्त होना जरूरी था, वही सरकार ने समाप्त किया। उसका भी विरोध है, उसका भी विरोध है। सिविल कॉमन कोड, समान आचार संहिता संविधान की धारा के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लागू होना चाहिए, इसको हम ला रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। और इस तरह सीसीए जो नागरिक कानून है, संवैधानिक व्यवस्था है, संशोधन है, उसका विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने तय किया है कि संविधान के हर प्रसंग को लेकर उसका विरोध किया जाए, वो लगातार विरोध करते जाएंगे। देश हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, देश को अलगाव की तरफ ले जाने की वो साजिश कर रहे हैं। इसके कारण हम लोग को जागरूक होकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। एक रात एक चुनाव इसी दिशा में उठाया हुआ कदम है। बड़ी प्रसन्नता है कि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहां 55 से अधिक सामाजिक सेवी संगठन आए हुए अपने मेरे क्षेत्र में जाकर प्रचार करें, बताएं कि क्यों आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लोगों के मन मस्तिष्क में इस भाव को जागृत करें कि इसको करने से विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश करने के दिशा में महाराज जी ने जो नारा दिया है, इस स्थिरता के कारण ही हम नारा को चरितार्थ कर सकेंगे। ये तभी संभव होगा जब एक चुनाव एक रात एक चुनाव के वातावरण को हम निर्माण कर सकेंगे, तभी संभव होगा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, विकसित भारत के रूप में 2047 में हो जाए, वो तभी सफल होगा जब विकास की प्रक्रिया को तेजी मिलेगी, संसाधन जुटेंगे, लोग उससे लगेंगे और भ्रष्टाचार से हम मुक्त होंगे। तभी हम 2047 में विकसित भारत के रूप में हो सकते हैं। वह इसी माध्यम से होगा, इसी माध्यम से होगा। इसे इस बात को ध्यान रखते हुए आप सब लोग उस दिशा में जाएं, डट के कार्य करें, यही मैं आप सबों से अपेक्षा करता हूं। अध्यक्ष के नाते मुझे एकदम बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ ये बात मैं आप लोगों के सामने रखूं। इतनी बात कहकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश को जैसे ही उन्होंने माफिया से मुक्त कराया है, दुनिया के लोग इनसे आकर 8 वर्ष के काल में जो सफलतम प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने की है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए आदर्शात्मक स्वरूप बनकर खड़ा हुआ है। इसका नकल करना चाहिए। और जिस ढंग से अपने व्यक्तित्व के स्पष्टता के कारण इन्होंने लोगों के मन के अंदर विश्वास का सृजन किया है, वो अद्भुत है। आम जनता के अंदर विश्वास का सृजन हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में लोग योगी जी को याद करते हैं, मोदी जी को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि विश्वास की स्पष्टता है, कन्विक्शन है, देश की श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, राष्ट्रीय एकता के लिए मर मिटने की तमन्ना है।
देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर जीवन सर्वस्व की बाजी लगा देनी पड़े तो लगाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरी है एक रात एक चुनाव हम लोगों के मन मस्तिष्क में ले जाकर ढाल दें, आप साथ भिजवा दें। यही आप लोगों से अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को प्रणाम करते हुए अभी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कल्ला जी। अभी बैठे रहिए, अभी हम लोग राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का, सभी हमारे जो संस्था के लोग हैं, माननीय मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करने से पहले राष्ट्रगान हम लोग करेंगे। हमारे बीच नीतू जी हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, ये इसकी नेतृत्व कर रही हैं। तो राष्ट्रगान करने के बाद हम लोग इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे और शुद्ध जलपान की व्यवस्था है। तो राष्ट्रगान के लिए मैं आग्रह करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बाद में आएंगे।